गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों के बीच में आज आने के कई उद्देश्य हैं। कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पे कि मैं आपके साथ इंटरेक्ट करना चाहता था, बातचीत करना चाहता था, आपके बीच में कुछ मैसेज पहुंचाना चाहता था। इसलिए आज आया। काफ़ी दिनों बाद इस प्रकार का की जो चर्चा है वो आपके साथ करने की इच्छा हुई। और जनरली मैं ऐसा इस प्रकार के वीडियो लेके तभी आता हूँ जब मेरे पास ऑफलाइन में दिल्ली में मुखर्जी नगर में कई लोग मिलने आते हैं और उनसे जो एक्सपीरियंस आता है, उनसे जो मुझे जानकारी मिलती है, उस जानकारी को के आधार पे मैं आपके साथ कुछ चर्चा, उसका जो उस एक्सपीरियंस है, जो जानकारी है, उस जानकारी का लार्जर इम्पोर्टेंस अधिक दूर तक उस बात को पहुँचा सकूँ जो उसका कंक्लूजन है। तो इसलिए आपके बीच में चर्चा के लिए मैं आता हूँ, पीछे भी आते रहा हूँ। अभी आज आने के कई कारण हैं, कई उद्देश्य हैं, कई मुद्दे थे जैसे कि मैंने बताया। उसमें एक मुद्दा है कि मैंने ये एक देखा, एक ट्रेंड कुछ यूट्यूब के माध्यम से देखा कि इवन हमारे यहाँ से भी पढ़े हुए लोग या अन्य संस्थाओं में पढ़े हुए लोग जो बीपीएससी से रिलेटेड है या इवन यूपीएससी से रिलेटेड है, जब वो पास करते हैं, जब वो सफल हो जाते हैं, या इवन कई बार तो इंटरव्यू वगैरह के लेवल पर भी, क्योंकि आजकल बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो जब आप इंटरव्यू देके निकलते रहते हैं तो आपसे वो पूछते हैं जा करके आपकी तैयारी के बारे में, आप कैसे तैयारी की, आपसे इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा गया, तो वहाँ पे और उसके माध्यम से आपका जो एक्सपीरियंस है वो सोशल मीडिया के थ्रू बच्चों के बीच में जाता है। तो कुछ ऐसे यहाँ से मुझे इस मुद्दे पर जो आप फीडबैक देते हैं, ठीक है, जो एक यूट्यूबर के माध्यम से जो बच्चों के बीच में तैयारी करने वाले बच्चों के बीच में जो कई लोग जो हमने बताया सफल लोग या जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड होते हैं वो लोग, उस पर मेरा कुछ अपना कुछ कंसर्न है, मेरा कुछ अपना ओपिनियन है, मैं अपना कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। अदरवाइज हर आदमी स्वतंत्र है अपने विचारों के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार अपना विचार व्यक्त करने के लिए। एक ये मुद्दा है। एक दूसरा मुद्दा है कि अभी के टाइम पे जाएंगे तो 3 मेंस बीपीएससी में 3 मेंस इन पाइपलाइन है। एक पहले से ऑडिटर का पीटी का रिजल्ट आया पड़ा है और उसका मेंस जो होने वाला था जिसका डेट टल गया। दूसरा है जो सीडीपीओ का अभी एक प्रोविजनल आंसर की आया हुआ है बीपीएससी के द्वारा, तो उसके आधार पे भी लोगों ने अपना आंसर मिला लिया है कि उनका कितना सही हो रहा है और उनको पता हो गया है कि उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, उन्हें सफल होने की उनकी कितनी संभावनाएं हैं, वो अब अनुमान लगाने की स्थिति में है। और तीसरा है जो बीपीएससी 67 का पीटी का एग्ज़ाम जो टल गया था, जो कैंसिल हो गया था, वो आगे होगा और उसका मेंस का एग्ज़ाम, सीडीपीओ का भी मेंस का एग्ज़ाम, ऑडिटर का भी मेंस का एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये 3 मेंस के एग्ज़ाम हैं और इसमें से एक पीटी का भी एग्ज़ाम है बीपीएससी 67 का, और फिर एक और जिसका कि अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है वो है बीपीएससी 68 का। तो ये 4 एग्ज़ाम एक पाइपलाइन में है ये। तो उस पर भी एक मिनट 2 मिनट की जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो कि मैं ऑफलाइन में लोगों से मिलने के आधार पे, लोगों से बातचीत के आधार पे, जिस पर मैं अपना ओपिनियन फाइनल करता हूँ। जो फर्स्ट वाला इशू है कि भाई जो सफल हैं या जो इंटरव्यू देते हैं, जब उनसे यूट्यूबर क्वेश्चन पूछते हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं। बहुत अच्छी बात है, बड़ा ही ये पॉजिटिव, कई सारी सूचनाएं उसमें बहुत पॉजिटिव दी जाती हैं। और मेरा मानना ये है कि जो सक्सेसफुल हैं और जो मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू देने वाले लोग हैं, उनसे आपका बड़ा ही वैल्यू है। इन बच्चों के जो नई तैयारी करने वाले बच्चों के बीच में आपका बड़ा ही मान है, ठीक है। और इस रूप में आप लंबे एक्सपीरियंस के बाद आप इस लेवल पर आते हैं, आप इंटरव्यू देते हैं, आप फाइनली सिलेक्शन होते हैं, तो आपके सजेशन का एक वैल्यू है, ठीक है। तो और इसलिए यहाँ पर कई बार हम लोग भी देखते हैं कि भाई क्या सजेशन दिया जा रहा है आपके द्वारा और उसका क्या रिपरकशन होगा, ठीक है, क्या बच्चों के बीच में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। 2 तरह के ओपिनियन आते हैं जब कोई यूट्यूबर जब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने अपनी तैयारी कहाँ से किया, कैसे किया, और फिर उसमें आता है कि कोचिंग की भूमिका क्या है। तो यहाँ पर जो मेरा एक भाई सभी सफल लोगों से जिनके सुझाव का बड़ा ही इम्पोर्टेंस होता है, उनसे मैं एक मुद्दे पे उनसे थोड़ा सा डिफ़र करता हूँ और मेरा रिक्वेस्ट है कि वो इस जो मैं मुद्दा उठा रहा हूँ उस पर थोड़े वो विचार करेंगे, ठीक है। और उसमें एक है कि भाई जब उनसे पूछा जाता है कि इसमें कोचिंग की भूमिका क्या है, तो तब वो आकर के वहाँ पे वो बोल देते हैं कि भाई आप सेल्फ स्टडी करिए और सेल्फ स्टडी करके
मैं एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे कोचिंग के रोल को लेकर के। एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले देता हूँ। बीपीएससी 65 में एक महिला कैंडिडेट थी जिनका कि डीएसपी में सिलेक्शन हुआ। उसके पहले भी काफ़ी टैलेंटेड, और लेकिन उनके साथ एक फिजिकल प्रॉब्लम ये था कि उनका हाथ डैमेज था पहले, तो हाथ डैमेज, दाहिना हाथ ही डैमेज था, तो वो बहुत स्पीड से नहीं लिख पाती थी। तो पीटी तो बड़े आसानी से पास कर जाती थी, लेकिन मेंस में जब लिखने की बारी आती थी तो 8 क्वेश्चन लिखने की जगह, 3 घंटे में 8 क्वेश्चन लिखने की जगह पे वो 4-5 क्वेश्चन ही लिख करके उनका टाइम खत्म हो जाता था। क्योंकि जो स्पीड चाहिए 8 क्वेश्चन लिखने के लिए 350 to 400 वर्ड में, वो स्पीड उनका मेंटेन नहीं होता था। हम लोग आस्था इसमें पढ़ती थी वो, मैंने टेस्ट सीरीज में भी उनको देखा हुआ था, प्लस क्लास में भी थी। तो उसके बाद जब उन्होंने ये अपना पक्ष मुझे बताया कि सर मेरे साथ ये प्रैक्टिकल दिक्कत हो रही है, मैं तो कभी क्वेश्चन पूरा ही नहीं कर पाती हूँ, बीपीएससी का भी 64 मैंने दिया तो उसमें मेरा तो 8 क्वेश्चन हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है, अब मेरे लिए क्या, तब तो ये अगर मेरा रहेगा तो मैं तो कभी पास ही नहीं कर पाऊंगी, मैं कभी क्वालिफाई ही नहीं कर पाऊंगी मेंस। तो अब मेरा जो अपना एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंस का लेवल था, या बीपीएससी की मेंस के एग्जाम की जो समझ थी, जो मैं बीच बीच में बोलते रहता हूँ कि भाई आप ऐसा कर सकती हो क्या कि आप अपने आंसर में मैक्सिमम डायग्राम को यूज करो। हमने क्या सुझाव दिया कि आप अपने मैक्सिमम डायग्राम का यूज करो, 2-3 लाइन का ऊपर में, उसके बाद डायग्राम, फिर 2-3 लाइन, फिर डायग्राम, कहीं जरूरत पड़ा तो पॉइंट्स, ठीक है, कहीं जरूरत पड़ा तो आप उसको फॉर्मेट बना करके, ब्रेन डायग्राम वगैरह टाइप में बना करके, क्या ऐसा कर सकती हो क्या? तो बोली कि हाँ सर ऐसा तो मैं कर सकती हूँ। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में देखूं कि मौर्यन आर्ट ही आया तो मौर्यन आर्ट के बारे में 2-3 सेंटेंस ऊपर में लिखा, उसके बाद उसको 2 पार्ट में बांट दिया, कोर्ट आर्ट और फोक आर्ट। कोर्ट आर्ट को फिर कई पार्ट में बांट दिया, फोक आर्ट को कई पार्ट में बांट दिया, और उसके बाद स्तूपा को लिया, स्तूप को लेकर के उसके बारे में 2 लाइन लिखा और उसका एक आधा पेज का डायग्राम बनाया, उसमें सारे पॉइंट्स को लिख करके और फिर नीचे 2 लाइन स्तूप के बारे में लिख दिया, ठीक है। तो ऐसा कर सकती हो क्या? तो उसने कहा कि हाँ सर ऐसा तो मैं कर सकती हूँ। और सौभाग्य की बात यह थी कि 65 में उन्होंने इस चीज़ का यूज किया, और यूज करने का मतलब ये था, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यूज किया क्योंकि उन्होंने मेंस के एग्जाम के बाद मुझे फिर कॉल किया कि सर ऐसा से किया, और मैंने 8 क्वेश्चन सारे तीनों पेपर में, जीएस के दोनों और ऑप्शनल, मैंने 8 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है। और आज की डेट में 65 का जब फाइनल रिजल्ट आया, इंटरव्यू के दौरान भी हम लोगों ने उनको गाइड किया था, फाइनल रिजल्ट जब आया तो उनका सिलेक्शन डीएसपी में हुआ बीपीएससी में। अच्छी बात थी पर्सनली फिर उन्होंने, लेकिन मैं उनका ही वीडियो एक यूट्यूब पे जब देखा तो मुझे बड़ी आश्चर्य हुआ इसको देख करके। अब सोचो मेरा सजेशन कितना इंपॉर्टेंट था, ये सजेशन, मैं उनकी सफलता का बिल्कुल श्रेय नहीं ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक गाइड का रोल बता रहा हूँ। एकेडमिक जो कंटेंट के लेवल पे, जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स के लेवल पे, क्योंकि एक जब मेंस का कैंडिडेट कोई तैयारी करने आता है तो वहाँ पर एक उसको लिस्ट ऑफ टॉपिक्स चाहिए था, क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है। उसके बाद एक कंटेंट के लेवल पर अपने इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस का यूज करके एक पर्टिकुलर सेक्शन में, जैसे मैं बताऊँ अपना इकोनॉमिक्स में या साइंस टेक्नोलॉजी में, तो जो कंटेंट है उसको समझा देना, उसके साथ थॉट मैनेजमेंट करा देना उस टॉपिक का, कि भाई ये टॉपिक का ये जो कंटेंट आपने लिखा है वो इस थॉट प्रोसेस में आपने लिखा है, इस तरह से उसका डेवलपमेंट है, और इस तरीके से डेवलपमेंट को अगर ध्यान करोगे तो आपको इस टॉपिक को याद रखने में कठिनाई नहीं होगी, डिफिकल्टीज नहीं होंगी। और उसके बाद फिर जा करके उसको याद करने के लिए बोलना, आंसर के लेवल पे सजेशन देना, उसको चेक करना कि कैसे आप अपनी बातों को कैसे आप परोस रहे हो। आपके पास कंटेंट है, आपके पास बहुत सारे 72 तरह के व्यंजन आपके पास हैं, 56 भोग आपके पास है, लेकिन आप उसको खाने के दौरान कैसे परोस रहे हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही तो खाने वाला देखेगा। भाई कॉपी में आप क्या अपने कंटेंट को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, यही तो कॉपी चेक करने वाला देखता है, ठीक है। तो ये इसमें अब ये जो रोल था कि एक आदमी को जो स्पीड नहीं है, उस स्पीड के लिए हमने जो एक सजेशन दिया जो कि जेन्युइन सजेशन था और निश्चित रूप से वो सफलता में सहायक रहा, तो इतना तो क्रेडिट उस कैंडिडेट से तो हम लोग उम्मीद करते थे ना कि जब वो यूट्यूब पे बोलें तो बताएं कि अब सेल्फ स्टडी के बारे में जो उन्होंने 10 मिनट समय दिया, वो ये भी 2-4 लाइन अगर बता दिए होते कि टीचर का, तो आने वाले जो बच्चे हैं उनको थोड़ा बहुत लाभ हो जाता। अभी एक आरटीआई से कॉपी निकाल करके कोई मुझसे मिला था, तो उनको जो उन्होंने लिखा हुआ था 2 क्वेश्चन एक ही जगह पे था, एक क्वेश्चन में 18 की 19 नंबर था और एक क्वेश्चन में 23 नंबर था। 23 नंबर वाले में उन्होंने डायग्राम, प्रॉपर डायग्राम बनाया हुआ था, ज़्यादा बड़ा डायग्राम नहीं बनाया हुआ था, छोटा डायग्राम बनाया हुआ था। मैंने पूछा कि इतना छोटा डायग्राम बनाने की क्या जरूरत थी, इसको और थोड़ा बड़ा कर देते, ठीक है, और भी 2-1 डायग्राम इस आंसर में ले लेते। तो दोनों में अंतर ये था कि एक क्वेश्चन था जिसमें कोई डायग्राम नहीं था, सारा केवल पैरा में लिखा हुआ था, उसमें 18 नंबर था, और डायग्राम वाले में एक जगह डायग्राम था, थोड़ा डायग्राम दिख रहा था लेकिन छोटा था फिर भी, तो उसमें उनको 23 नंबर था। तो इतने का डिफरेंस आ जाता है बिना डायग्राम। कंटेंट दोनों में एक ही तरह का था, दोनों में कंटेंट सही था, लेकिन एक में 18 नंबर आया हुआ था, एक में 23 नंबर आया हुआ था।
मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर इसी आंसर में अगर आप एक जो डायग्राम लिखे, अगर 2 3 4 डायग्राम लिख दिए होते तो ये 27 28 30 नंबर तक जा सकता था, 32 नंबर तक भी जा सकता था। ठीक है, तो अब इस तरह के जो सजेशन होते हैं, इस सजेशन का एक टीचर का सजेशन का, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरी तरफ से ही, और भी कई सारे गाइड होते हैं वो। अब एक पार्ट ये था। अब दूसरा इसी में एक पार्ट आता है कि मान लो जैसे आप ही का छोटा भाई है, छोटी बहन है आपको, आप उसको बीपीएससी में आप जानते हैं कि तैयारी में पीटी में 8 सेक्शन है, मेंस में 7 सेक्शन है। पेपर 1 में हिस्ट्री, डेटा इंटरप्रिटेशन, करंट अफेयर्स। पेपर 2 में जाते हैं पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस टेक्नोलॉजी, 7 सेक्शन है। तो ये 7 सेक्शन और पीटी के 8 सेक्शन और इंटरव्यू में आप अपने छोटे भाई और अपनी छोटी बहन को कितना टाइम दे सकते हैं। और वो बच्चा जिसको कि आपको लगता है कि इसको तैयारी करनी चाहिए, अब वो बच्चे को आप, मैंने कई बार जो लोग सुझाव देते हैं उसमें सेल्फ स्टडी का जो सुझाव आप दे देते हैं, आप एक तरह से आप यहाँ पे देखिए एक कैंडिडेट ऐसा है जिसको इकोनॉमिक्स के जितने टॉपिक हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन, सेकंड जनरेशन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, लैंड रिफॉर्म, यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग, फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ बिहार टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, ठीक है, एंड टू ओवरकम चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चर इन ऑन नेशनल लेवल एंड बिहार लेवल। ये जो टॉपिक है, एक बच्चे को कोई टीचर अपने सामने बिठा करके इस टॉपिक का एक पूरे फ्रेमवर्क में सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, कोर जो इशूज है, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल इकोनॉमिक सर्वे, सेंट्रल बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट प्लस अदरवाइज, उसको वो कंटेंट क्रिएट करा देता है। सारे टॉपिक का टॉपिक बता देता है, उसका कंटेंट क्रिएट करा देता है, उसको समझा देता है और बातों को, और इस दौरान 2 घंटे का क्लास अगर है तो उसमें कई बार उस बच्चे को मोटिवेट करता है कि आपको तैयारी करनी चाहिए किस तरह से। तो उसके बाद फिर वो बच्चा जाकर के उस थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग फ्लो चार्ट बना करके उसको याद कर लेता है। तो आपको नहीं लगता कि एग्जाम हॉल में वो ज़्यादा, और एक दूसरा आपका भाई है, आपकी बहन है, वो क्या कर रही है, आप उसको लक्ष्मीकांत पकड़ा देते हैं, आप उसको मिश्रापुरी पकड़ा देते हैं, आप उसको बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पकड़ा देते हैं, आप उसको बिहार का बजट पकड़ा देते हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट पकड़ा देते हैं कि लो भाई मिश्रापुरी किताब ले लो, दत्त सुंदरम किताब ले लो, रमेश सिंह की किताब ले लो, और ये सारी चीज़ों को ले लो, योजना ले लो, कुरुक्षेत्र ले लो, और बैठ के अब यहाँ पे ये जो टॉपिक्स हमने बताया इसका तुम 400-500 शब्द में अपना नोट्स बनाओ। है ये उस नए बच्चे का, वो बच्चा इतना एक्सपीरियंस्ड है और उसी का कंपटीटर है, उसको ये सारी चीज़ें कोई तैयार करके दे दिया है, और इस तैयार करने के बाद, इसको करने के बाद वो अब अपना इंटेलिजेंस यूज करके योजना पढ़ रहा है, कुरुक्षेत्र पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, या बुक्स पढ़ रहा है, इवन लक्ष्मीकांत भी पढ़ रहा है। इसको कोर पर कमांड करने के बाद इन चीज़ों को कर रहा है। और एक बच्चे को अब उसका कुछ भी, इवन इन्फ्लेशन का डेफिनेशन उसको नहीं पता है, उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग और जो नेचुरल फार्मिंग है उसका डेफिनेशन उसको नहीं पता है, उसको पॉवर्टी के डिफरेंट टाइम्स अब उसका नहीं पता है, और आपने उसको इकोनॉमिक सर्वे उठा करके और बजट उठा करके और आपने आपके सजेशन के अनुसार सेल्फ स्टडी करना चाहिए, वो बच्चा को आपने दे दिया। अब सोच के देखो, इस कम्पिटेटिव ज़माने में जब बीपीएससी के इतने गोल्डन अपॉर्चुनिटी जा रहे हैं, बीपीएससी 60-62, बीपीएससी 63, 64, 65, 66, ठीक है, और अब 67, 831 सीट के साथ, उस बच्चे को लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, उसका कंटेंट क्रिएट करना, उस पर कमांड करना, उस पर आंसर लिखने का प्रैक्टिस करना, और एग्जाम हॉल में जा करके उसको परफॉर्म करके क्वालिफाई करने के दौरान अगर एक चांस भी डिले हो गया तो ये 831 सीट में से एक संभावना जो थी, उस संभावना, चूंकि बीपीएससी आप भी जानते कितना रेगुलर, कभी भी बीपीएससी का प्रोसेस रुक सकता है। तो ये जो आंख के सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी बीपीएससी द्वारा थाल में सजा के रखा जा रहा है, तो हम क्यों नहीं उसका जो ईजीएस्ट तरीका हो, उस ईजीएस्ट तरीका का यूज करके इसमें से अपने लिए एक सिलेक्शन ले लें। तो ये 2 जो पार्ट है कि 8 पीटी में 8 टीचर मिल करके उस बच्चे को गाइड करें। इकोनॉमी का अलग, जिसके सब एक नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, हिस्ट्री अलग, नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, पॉलिटी अलग, नॉलेज एक्सपीरियंस, साइंस, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, मेंटल एबिलिटी वाला, और उसके बाद मेंस में उसी तरह से हिस्ट्री का टीचर अलग, करंट अफेयर्स का अलग, डेटा इंटरप्रिटेशन का अलग, ज्योग्राफी का अलग, इकोनॉमी का अलग, साइंस टेक्नोलॉजी का अलग, पॉलिटी का अलग। ये इस तरह से 7 टीचर आके आपको गाइड करें,
और आप खुद से बिना एक्सपीरियंस के आप खूब मेहनती हो सकते हैं, ठीक है, आपको खूब उत्साह हो सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस कहाँ से ले आएंगे? तो ये सारी चीजें, और फिर 7 लोग आकर के अपने अपने विषय के एक्सपर्टीज के अनुसार, एक्सपीरियंस के अनुसार, नॉलेज के अनुसार एक बच्चे को गाइड कर रहे हैं, और एक बच्चा खुद से हर सेक्शन के 3-3 4-4 किताब लेकर के बैठ के और उस पर नोट्स तैयार कर रहा है। क्या ये प्रैक्टिकल है कि बीपीएससी के एग्जाम में वो इस सेकंड वाले, जो फर्स्ट वाला साइड है, जिसको 7 लोग गाइड कर रहे हैं और एक जो खुद से कर रहा है, ये दोनों के बीच में कंपटीशन क्रिएट हो सकता है? यहाँ पे कंपटीशन नहीं हो सकता है हो जाए, लेकिन टाइम लगेगा। और बीपीएससी के पास सबसे अच्छी बात है कि जो बार बार वैकेंसीज आ रही हैं, तो इसमें टाइम ही तो नहीं है, इसमें तो यही तो है कि 1 से 2 बार ट्राई करके किसी जितना मेहनत हो सकता है, जितने तरह का सपोर्ट हो सकता है, ले करके ये एग्जाम क्वालिफाई कर जाएं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि बीपीएससी में क्वेश्चन तो रिपीट होता है, क्वेश्चन को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल नहीं होता है, चाहे वो हिस्ट्री कल्चर का हो, चाहे डेटा इंटरप्रिटेशन का हो, चाहे इकोनॉमी का हो, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी का हो। तो जब प्रेडिक्ट होता है तो मैं इसका मैटर खुद इकट्ठा करने पर अपना एनर्जी खराब करूं, इससे अच्छा नहीं है कि किसी का इकट्ठा किया हुआ हो उसको लेकर के, या किसी का कोई इकट्ठा करवा दे, साथ में समझा दे, साथ में कैसे लिखना है ये सब करा दे, और फिर अपना इंटेलिजेंस और अपना मेहनत करके और उसको अच्छा कर लूं। बुक्स को पढ़ के, न्यूज़पेपर को पढ़ के, मैं कहीं से मना नहीं कर रहा हूं ये सब चीज़ों को पढ़ने का, लेकिन एक बार ऑर्गेनिक फार्मिंग का 400-500-600 शब्द में एक उसका फॉर्मेट, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें स्टेट गवर्नमेंट, प्रेजेंट टेस्टेड, ये सब याद करके तब मैं पढ़ूं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग मेरा ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। तो मेरा सुझाव बस यही है कि आप ये सोच के देखिए कि आपको अपने छोटे भाई को सुझाव देना है, और उस तरह से यूट्यूब पे या अदरवाइज, चूँकि आप सक्सेसफुल लोग हैं, आपने मेहनत किया है, आपको सफलता मिली है, तो आपके सुझाव का बच्चों में बड़ा वैल्यू है। और इस तरह के जो हमने पक्ष, अपना पक्ष जो सामने रखा, और ऐसा मैं कहीं से नहीं, 6.5 लाख लोग अपीयर हो रहे हैं बीपीएससी 67 में। आपको क्या लगता है कि आस्था यस में इतने लोग आ जाएंगे? आस्था यस में उसका 0.00 कुछ भी लोग आ जाएं, बाकी जो जहां है जैसा है। तो मैं केवल अपनी आस्था इसकी बात के लिए नहीं कर रहा हूं, कोचिंग के प्रति बहुत ज़्यादा निगेटिव होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 ही लोग तो आपकी सफलता से खुश होते हैं मुख्य रूप से, एक आपके अपने और दूसरा ये कोचिंग वाले। 2 ही लोग इसको सेलिब्रेट भी करते हैं, एक आपके अपने, आप और आपके अपने, और दूसरा कोचिंग वाले। हमारी कोई ईर्ष्या नहीं होती है आपकी सफलता से। तो इसलिए जो उचित हो उस तरीके से, चूंकि आपकी सफलता का मैसेज है, का इंपॉर्टेंस होता है। अब रह गया जो सेकंड इशू है, वो है मेंस की तैयारी। और मेंस की तैयारी में भाई, अब बीपीएससी 67 का एग्जाम टला हुआ है, एग्जाम कैंसिल हो गया है, एग्जाम होगा उसका। तो अभी के टाइम पे मान लीजिए 10-12 घंटे कोई अगर पढ़ाई कर रहा है, सिंसियर कोई कैंडिडेट है, अगर वो पढ़ाई कर रहा है, तो अब उसमें क्या स्ट्रेटजी मेरी हो जिससे कि मेरा पीटी भी, बीपीएससी 67 का पीटी के साथ भी कोई रिस्क ना हो, और मेरा मेंस भी, जो सीडीपीओ का हमने एग्जाम दे रखा है, या ऑडिटर का एग्जाम दे रखा है, जो पीटी क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, या बीपीएससी 67 का पीटी देने के बाद जो मेरा मेंस है वो अफेक्टेड ना हो। उसके लिए मेरा सुझाव बस यही है कि आप अपनी पूरी 10-12 घंटे का जो भी टाइम आप लेते हैं, उसको 2 पार्ट में कर लीजिए। 3 से 4 घंटे पीटी, जो आपका सोर्स है उसका रिवीजन करते रहिए, करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, बिहार स्पेशल पढ़ते रहिए, ठीक है, ये रिवीजन करते हुए जाइए। और फिर जो 7 से 8 घंटे टाइम बचता है, उस 7 से 8 घंटे में आप मेंस की तैयारी पे जाइए। आपके पास जीएस के 2 पेपर हैं, ऑप्शनल है, और आप जानते हैं कि सिलेबस सबका एक ही है। बीपीएससी में सबसे अच्छी बात है, ऑडिटर का सिलेबस, सीडीपीओ का सिलेबस और बीपीएससी 67 मेंस का सिलेबस, ये सब सिलेबस एक ही, मेंस का सिलेबस एक ही है। तो इस तरीके से 7 घंटे के आसपास अगर मेंस पे दे दें तो हमारा तीनों का मेंस तैयार हो रहा है, और 4-5 घंटे का पीटी पे दे दें तो हमारा 67 का पीटी भी तैयार हो रहा है। तो बेस्ट स्ट्रेटजी इसका ये है। अब ये तैयारी जो आप करेंगे, मेंस की तैयारी, अब वो आपके परीक्षा पर डिपेंड करता है। मैंने जैसे चर्चा किया, आप सेल्फ स्टडी से करिए, या आप जहां भी हैं, जिस भी कोचिंग से, जिसको जो कोचिंग आपको पसंद हो, उस कोचिंग के जो गाइड आपको पसंद हो, उस गाइड से जुड़ करके कुछ सपोर्ट लेकर के चीज़ें आपकी तेजी से हो जाएंगी। हमेशा ध्यान रखिए, कोचिंग और ट्यूशन जो बचपन में भी आपने देखा होगा, ये सब चीज़ें इंटेलिजेंट लोगों के लिए होता है। सर ने समझाया, एकदम से समझ में आया, उसकी गाड़ी आगे बढ़ गई, फिर सर ने समझाया, फिर आगे बढ़ गए। तो ये सब चीज़ें हमेशा इंटेलिजेंट लोगों के लिए होता है। और ये सपोर्ट सिस्टम, 8 टीचर पीटी में, 7 टीचर मेंस में, आस्था इसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपकी तैयारी कराने के लिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस लोग, नॉलेजेबल लोग अगर हैं, तो सपोर्ट लेने में ज़्यादा बुराई नहीं होती है। और दूसरी बात है कि जैसे आईएएस में 2 लाख 2.5 लाख फीस होता है, ठीक है,
तो 2 लाख 2.5 लाख फीस होता है। यहाँ पे ऐसे कोई फीस नहीं होते हैं, यहाँ बड़े कम। और आप भी जानते हैं हमारे भी बड़े खर्चे होते हैं, टीचर पेमेंट से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर से, आपके बीच में लाइव में आ रहे हैं इससे लेकर के, हमारे भी यहाँ पे दिल्ली में हर कुछ खरीद, हर कुछ एक एक रूम का किराया 1-1 लाख रुपए हो जाता है, रेंट हो जाता है। तो हमारे भी बड़े सारे खर्चे होते हैं। कई लोग आपके पास तक ये सारी वीडियो पहुंचाने में, क्लास पहुंचाने में कई लोग लगे होते हैं, उनकी सैलरी होती है इस महंगाई में। तो हमारे भी बड़े सारे खर्चे होते हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि कोचिंग में अरबों खरबों की कमाई हो रही है। हो भी रही है, कई लोगों को, कई संस्थाओं को हो रही है, लेकिन बिहार और बीपीएससी में ऐसा नहीं है कि इस तरह की कमाई हो रही हो। बिहार में इतने अमीर लोग बीपीएससी की तैयारी करने के लिए नहीं आते हैं, और आस्था में आकर के तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर भी करते हैं बहुत सारे लोगों की समस्याओं को। ठीक है, तो ये एक पक्ष है। तो ये मेंस की तैयारी में 7-8 घंटे मेंस का। उसके बाद अब यहाँ पे आता है कि एक और इशू जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है कि भाई यूपीएससी की तैयारी करें या बीपीएससी की तैयारी करें। तो मुझे लगता है कि जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं, या जो भी अगर अपने छोटे भाई की तैयारी कराना हो, तो पहले, जैसे आज सन 2000 के आसपास की बात बता रहा हूँ, बिहार से लोग दिल्ली आते थे, तो पहले वो यूपीएससी की तैयारी करते थे, और नहीं होता था तब बीपीएससी में आते थे या पीसीएस की तैयारी करते थे। लेकिन अब की स्थिति, जो यूपीएससी की स्थिति अभी रिजल्ट आया हुआ है, हिंदी माध्यम की बात करें तो उसमें एक लड़का नहीं पास किया हुआ, जहां तक कि मेरी सूचना है। जो भी पास किए हैं, 18-20 लोग जो पास किए हैं, वो सब पहले के सिलेक्टेड लोग हैं। पहले सबका कहीं ना कहीं हुआ है, चाहे वो 18वीं रैंक है, चाहे 22वीं रैंक है। और उस तरह के वो जो पास किए हुए लोग हैं, नए लोग नहीं पास किए हैं। और सोचो हिंदी मीडियम में यूपीएससी में कितने लाख लोग तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा जाएंगे तो इंग्लिश मीडियम में भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें से भी कितने % लोग पास कर रहे हैं। तो अब टाइम ये है कि पहले अगर अपने छोटे भाई को, बहन को तैयारी कराना हो, तो पहले क्यों नहीं पीसीएस बीपीएससी की तैयारी करा लें। और बीपीएससी की तैयारी करा लें। आप जानते हैं कि इसका जो पीटी का क्वेश्चन का लेवल है, इसका जो मेंस का सिलेबस का लेवल है, जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है, जो कंटेंट है, इसका इंटरव्यू का जो लेवल है, वो थोड़े ईजी है। और ईजी है तो यहाँ पर अगर वो आपके जैसा सफल हो जाता है, बीडीओ, सीओ, डीएसपी, बीएस में उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो उससे जो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और उससे जो उसका सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़ेगा, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी उसकी जो आएंगी, इंडिपेंडेंस आएगा। तो इसका फायदा क्या हो जाएगा कि तब अगर वो यूपीएससी की तैयारी करता है तो उसके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिर मेरा यहाँ पे है कि एक विचार करता है कि नहीं, पहले यूपीएससी, बड़ी सोच, बड़ा माने ड्रीम बिग। तो ड्रीम बिग बहुत अच्छी बात है, लेकिन ड्रीम शुड बी आल्सो रियलिस्टिक। जो सोच हो, जो सपने होने चाहिए, थोड़े रियलिस्टिक भी होने चाहिए। और बीपीएससी में सिलेक्शन के बाद यूपीएससी के लिए ट्राई करना। और कई बार तो मैं ये बोलता हूँ कि यूपीएससी में सिलेक्शन भी, मान लो यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया, इवन प्रॉपर मिल गया, आईएएस मिल गया, आईपीएस मिल गया, और बिहार के आप रहने वाले हैं, केरला में, तमिलनाडु में, या अदरवाइज और नॉर्थ ईस्ट में आपकी पोस्टिंग हो जाए, तो उससे तो अच्छा है ना कि बिहार में बीपीएस हो जाए। बिहार में बीपीएस में हो जाएंगे, 10 साल के अंदर में एएसपी बन जाएंगे, और रिटायर होते होते पता चला कि आईजी, डीआईजी तक पहुंच के लोग रिटायर होते हैं। तो आईपीएस बन के दूसरे राज्यों में जाके काम करें, उससे अच्छा नहीं है कि डीएसपी अपने राज्य में शुरू करें और यहीं पर फिर आईपीएस बन के रिटायर करें। उसी तरह से बीएएस में। लेकिन फिर भी मैं डिस्करेज कहीं से नहीं कर रहा हूं, आप यूपीएससी का जरूर परस्यू करिए, लेकिन सुझाव इसमें यह आता है कि पहले बीपीएससी बड़ा रेगुलर है, काफी बार बार इसकी वैकेंसी जा रही है, 68th की भी वैकेंसी। अब 68th के साथ एक कहा जाए कि बैड लक है 68th के बारे में सोचने वाले लोगों के लिए, क्योंकि अगर ये बीपीएससी 67th लेट नहीं हुआ रहता, ये दिसंबर में ही एग्जाम प्रपोज था, दिसंबर में ही हो गया होता, अभी फिर भी मई में हो गया होता, तो फिर बीपीएससी 68th की नोटिफिकेशन की संभावनाएं बनने लगती। क्योंकि बीपीएससी का पीछे का ऐसा ही ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि एक एग्जाम का पीटी होता है, तब तक दूसरे का नोटिफिकेशन आ जाता है। एक एग्जाम अभी कंक्लूड होता है, तब तक उसके पहले ही कई एग्जाम पाइपलाइन में हो जाते हैं। तो बीपीएससी 67 का पीटी में जो देर हो रहा है, ठीक है, इस कारण से 68 का नोटिफिकेशन में देर हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि देर बार नोटिफिकेशन की चिंता करने के बदले मुझे अपनी तैयारी की चिंता करनी चाहिए। पीटी की तैयारी में जैसे आज ही एक ऑनलाइन में जो आस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे मैं जूम मीटिंग पे जुड़ा हुआ था, उनके जो भी ट्रबल थे, जो भी प्रॉब्लम्स थे, उसको सुनने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए। तो उसी में कई लोगों ने पूछा कि कब एग्जाम होगा बीपीएससी 67 का। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप ये कन्फर्म हो कि आपका मेन्स का तैयारी हो गया है, आपका पीटी की तैयारी अच्छे से हो गया है? अगर ये दोनों में अभी भी कमी है तो उस पर फोकस करो, डेट तो आ ही जाएगा। और डेट आ जाए और वो एग्जाम निपट जाए तो 831 सीट की जो संभावना है, उसमें संभावना तो खत्म हो गई ना। तो पहले क्यों नहीं बीपीएससी 67 पहले पीटी का हो, मेंस का हो, ये सब खूब अच्छे से तैयारी करें, अपने तैयारी पे पहुंच, उसमें कोई कमी ना रहे कि जब एग्जाम हो तब मेरा फाइनल सिलेक्शन इस बार जरूर हो जाए। और जब इस लेवल का प्रिपरेशन हो जाए तब डेट के बारे में सोचिए। तैयारी में कमजोरी है तब तक डेट के बारे में क्या सोचना है।
तब तो भगवान को धन्यवाद दीजिए कि एग्ज़ाम और थोड़ा लेट हो रहा हो। हाँ, निश्चित रूप से जिनकी पूरी तैयारी है वो डेट के बारे में सोच सकते हैं, और वो एग्ज़ाम जैसे बीपीएससी का एग्ज़ाम जल्दी, 67 का एग्ज़ाम जल्दी होना ही चाहिए। 1-1.5 महीने के अंदर में, 1.5 महीने के अंदर में अगर एग्ज़ाम हो जाए तो चीज़ें फिर लाइन पे आ जाती हैं, रोल करने लगती हैं। 67 रोल करने लगेगा तब तक 68 आ जाएगा। तो मैं उनके लिए बोल रहा था कि भाई आप डेट की चिंता मत करिए, डेट तो बीपीएससी अपने अनुसार करेगा ही, आप अपनी तैयारी की चिंता करिए। और इस तैयारी में जो भी अस्थायी से आपको सपोर्ट, हमने कई बार ऐसा, जो अभी टेलीग्राम चैनल, अस्थायी का जो टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप पे है, हमने सारे पीटी के क्वेश्चन पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किया, कोई 1 रुपया किसी से चार्ज नहीं लिया, सारा क्लास नोट शेयर किया। अस्थायी इसके टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो सारा पीटी का क्लास नोट, सारा मेंस का क्लास नोट, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम पे सारे टेस्ट सीरीज के पेपर, मेंस के पेपर, पीटी के पेपर, सब उस पर शेयर किया हुआ है। उतने ज़्यादा उस तरह से नहीं है कि बिल्कुल एकदम से हर चीज़ के लिए पैसा चार्ज करने वाले लोग नहीं हैं। हमने YouTube पे बहुत बार बोला कि अगर आपको अस्थायी इसका नोट चाहिए, आपको अस्थायी इसका क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आप इस नंबर पे डायल करके, और उसमें व्हाट्सअप ग्रुप हमने क्रिएट कराया, व्हाट्सअप ग्रुप क्रिएट करा के सब नोट्स उस पर डाला, भेज दिया, सब क्लास नोट्स, प्रिंटेड नोट्स सब भेज दिया। हाँ, ये जरूर था कि अब फिर 68 के लिए नया सारा नोट्स बन गया फिर से, ठीक है। 68 का पीटी का, 68 के मेंस का, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सब नोट्स बन गया। सब उसके मेंस के पेपर, क्वेश्चन पेपर भी, बहुत सारे लोग हैं जिनका मेंस तैयार है, सीडीपीओ का या ऑडिटर का या इवन बीपीएससी 67 का, तो उसके लिए टेस्ट पेपर भी हो रहा है। वो टेस्ट पेपर भी सारे हम, जो टेस्ट यहाँ हो जाएगा वो सब हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, सब टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, जो सबके लिए निःशुल्क उपलब्ध है। तो कंक्लूजन में यही है कि जो भी सीनियर लोग हैं जो सिलेक्टेड हैं, वो सेल्फ स्टडी और उस तरह के जो सुझाव दें तो साथ में थोड़े और डिटेल में सुझाव दें। अदरवाइज कोचिंग, जो भी कोचिंगें हैं, जो भी सीनियर हैं, चूँकि आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा टाइम बहुत डेडिकेटेड होंगे तो किसी को दे सकते हैं। ये कोचिंग वाले 6-6 महीना, 4-4 महीना, 6-6 महीना उस बच्चे के पीछे अपना टाइम देते हैं, और वो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और कोचिंग का रोल केवल कंटेंट तक ही नहीं होता है, कोचिंग का रोल बच्चे को मोटिवेट करने के लिए भी होता है, बच्चों को इंगेज करने के लिए भी होता है, कई तरह का रोल होता है कोचिंग का। तो इसलिए संस्थाओं के प्रति निगेटिविटी रखने के बदले पॉजिटिविटी रखा जाए। हाँ, हो सकता है यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हों जो बच्चों को गाइड करके सफल कराने का जो एक तरह से मोटिवेशन है, मोटिवेशन उनका कम हो, एजेंडा उनका कुछ और हो, ठीक है। लेकिन जहाँ तक आस्था इसकी बात है, हम लोग इस तरह के सोच में विश्वास नहीं रखते हैं, ठीक है। आज इतना ही, बाकी फिर आपसे किसी और मुद्दे पर फिर मिलेंगे। किसी बात को अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। उद्देश्य से मैंने जो सोच है वो सोच बिल्कुल साफ सुथरा है, उसके पीछे कोई एजेंडा नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू।